Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. Today in this video we are going to discuss the exercise from the poem A Concrete Example, which is from class 8 Purvi textbook. I have already uploaded the explanation video of this chapter on my channel. If you have not seen it, kindly watch that video first. So in the previous video I have explained some poetic devices. Remaining I will explain now through the exercise. Along with that we will discuss the entire exercise and also discuss its question and answers. So let's start with the exercise first. Now name of the poem is A Concrete Example, right? Name of the poem is A Concrete Example. So the poet is Reginald Arkell. The name of the poet is Reginald Arkell. Who is the speaker of this poem? Reginald Arkell is the speaker of this poem and the poet is the speaker of this poem. So let's start with the exercise now. The first exercise is complete the following summary with extract words from the poem. One example has been done for you. Share your answers with your classmates and teachers. Okay, so here you have to complete the summary. The summary is given here. You have to complete it with exact words from the poem. Okay, poem में जो words दिया exact words से आपको यहाँ पे fill in the blanks kind of आपको complete करना है sentence को. One example has been done for you. Example दिया हुआ है. The poem describes Mrs. Jones, the speaker, next door neighbor. यहाँ पे neighbor में underline किया है, right? Speaker का next door neighbor who has a unique garden filled with. So यहाँ पे पोएम में आपको बताया, पोएम में डिस्क्राइब किया है मिसेस जॉन्स द स्पीकर का नेबर थी, तो उसके जो यूनिक गार्डन था वो पूरा क्या भरा हुआ था? फिल्ड विथ क्या था? स्टोन्स, राइट? फिल्ड विथ पहला का आंसर क्या है? फिल्ड विथ स्टोन्स, राइट? जो गार्डन था किससे भरा हुआ था? स्टोन से भरा हुआ था. हर गार्डन इंक्लूड्स ए पेक्यूलियर पाथ. यहाँ पे पेक्यूलियर पाथ, पेक्यूलियर मतलब क्या था? पेक्यूलर मतलब स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज सा रास्ता, एक स्ट्रेंज सा पाथ बना हुआ था. ए पॉन्ड एंड ए रॉकरी अलॉन्ग विद एन अनयूजुअल डिवाइस. कौन सा डिवाइस था वहाँ पे? अनयूजुअल से एक डिवाइस था वहाँ पे, राइट? वो उसको चार्मिंग लगता था, बहुत अट्रैक्टिव फील होता था. वो क्या था? अनयूजुअल सा डिवाइस क्या था वो? यहाँ पे हम देख लेते हैं पोएम में अनयूजुअल सा डिवाइस कौन सा था यहाँ पे? फुल ऑफ स्टोन्स, रॉकरी, स्ट्रेंज डिवाइस, सनडायल था ना, स्ट्रेंज डिवाइस. तो आंसर क्या है? आंसर इज sundial डिवाइस. ओके, आंसर इज डिवाइस. लेकिन कौन सा डिवाइस था? sundial. एंड दैट शी फाइंड्स चार्मिंग. मिसेस जॉन्स प्लांट्स टाइनी क्या? टाइनी प्लांट्स से टाइनी डेलिकेट प्लांट्स. डेलिकेटेड प्लांट्स था ना. डेलिकेट मतलब क्या होता है? बहुत ही डेलिकेटली यूज करना, जो इजीली डैमेज या ब्रेक हो जाता है, राइट? तो डेलिकेट प्लांट्स थे वो बहुत ही बिटवीन द स्टोन्स. तो आंसर क्या है? डेलिकेट between the stones, which the speaker thinks must be so small that they are planted with a dash. किससे क्या यूज करके किया होगा? क्योंकि वो स्टोन्स के बीच में बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा मतलब बहुत ही स्मॉल प्लेस था. वहाँ पे कैसे उसने प्लांट किया? वो किससे किया होगा? ऐसा एक्सपेक्टेशन क्या था? हो सकता है वो पिन यूज किया हो. किससे पिन किया हो? प्लांट किया हो पिन, राइट? One day Mrs. Jones invites the speaker to see her garden and they discuss किसके बारे में कर रहे थे? Discuss about the flower, right? They discuss a flower that Mrs. Jones treasures. उसका क्या था? treasure था. When the speaker asks where the lovely flower is, where the lovely क्या बोलते हैं? lovely flower is, Mrs. Jones says that the speaker has been क्या कर रहा था वहाँ पे? उसके ऊपर खड़ा था ना, standing on it. ये ह्यूमरसली क्या बोलते हैं? स्पीकर हैज बीन स्टैंड, आप उसी के ऊपर खड़े हो, राइट? तो यहाँ पे है ना लास्ट लाइन में, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट. या बोलता है ना, वेयर इज द लवली थिंग? लवली, ये थिंग क्या था? फ्लावर था. यहाँ पे क्या है? लवली यूज किया ना वर्ड. सो यू आर स्टैंडिंग ऑन इट. क्या यूज किया यहाँ पे? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट. तो यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड क्या था? स्टैंडिंग. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट क्या पूछा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन to fill in the blanks for the following sentences. तो यहाँ पे the tone of the poem is, पोएम का क्या टोन था? यहाँ पे मॉकिंग था, कहीं पे किसी को मॉकिंग मतलब होता क्या है? किसी का मतलब इमिटेट करना, किसी का मजाक उड़ाना, ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं. ह्यूमरस वे में मतलब हाँ फन वे में था पोएम. यहाँ पे ह्यूमरस वे में वो भी बोल रहा था कि जैसे आप उसी के ऊपर खड़े हो. एक फन यूज किया ना, कॉन्क्रीट भी एक फन ही है. ह्यूमरस वे में बात करते हैं तो ह्यूमरस ऑफकोर्स है. तो यहाँ पे टू तो है,
राइट, टू है। अब मॉर्नफुल, यहाँ पे ऐसा कुछ मॉर्नफुल होता है, मॉर्निंग बोलते हैं ना, मॉर्न करना किसी के लिए, मतलब किसी का डेथ होता है तब मॉर्निंग होता है, मतलब कोई सैड इवेंट्स पे होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सैड इवेंट होता नहीं, तो ये भी कट है, थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। फोर्थ क्या है, अम्यूजिंग, ऑफ कोर्स उसको बहुत ही अम्यूजिंग क्या होता है, बहुत ही एक अलग ही किस्म का था ना वो, एक किस टाइप का था, काइंड ऑफ चार्मिंग बोल सकते हैं वो, मतलब देख के लोग ऐसे फील करते हैं कुछ अलग है, राइट। नॉर्मल जैसे सबके होते हैं, सबके गार्डन होते हैं, ऐसा नहीं था, सबसे अलग हटके था, राइट। तो अम्यूजिंग ऑफ कोर्स है, फोर्थ वाला भी आंसर राइट है, ये है, और ये लाइट हार्टेड, ऑफ कोर्स पोयम एक लाइट हार्टेड था, तो फोर्थ भी है। तो द आंसर इज, ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीकर इज द स्पीकर इन द पोयम इज, स्पीकर कौन था, स्पीकर मतलब कौन ये पोयम बोल रहा था, इसमें बोल रहे थे ना मेरा नेबर, नेबर कौन थे, मिसेस जॉन्स नेबर थी, तो ये स्पीकर तो कोई और था ना, स्पीकर कौन था जो बोल रहा था, पोएट, ऑफ कोर्स द पोएट ही थे ना जो बोल रहे थे, पोएट ही बात कर रहे थे, और पोएट कौन थे, पोएट इज, यहाँ पे लिखा है ना रेजिनॉल्ड आर्केल, पोएट कौन था यहाँ का, रेजिनॉल्ड आर्केल, रेजिनल आर्कल जो कि पोएट थे, वही थे स्पीकर इस पोएम का। ओके, अगर हम नेक्स्ट, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इस, राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं ये हम इस पोएम में बताने वाली हूँ मैं। अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जॉन्स, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आप जैसे बचपन से निकालते आ रहे हो, जॉन स्टोन्स, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स है, पॉन्ड, बियॉन्ड, डिवाइस, नाइस, जॉन स्टोन्स, स्मॉल, ऑल, इन, पिन, जोन स्टोन्स, फ्लोर, हर, क्राइड, रिप्लाइड। ओके, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं। अब इसको राइमिंग स्कीम कैसे बनाएंगे, जोन्स हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेती हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ पे ए, ठीक है, इसको ए लेते हैं, और यहाँ पे स्टोन्स, ये भी ए, सेम साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं ए, जॉन्स, स्टोन्स, ए, सेम साउंड आ रहा है। फिर अभी पॉन्ड, क्या पॉन्ड सेम साउंड आ रहा है, स्टोन्स का नहीं, अलग साउंड आ रहा है, तो ये बी हो गया। तो बियॉन्ड हो गया, सेम साउंड कर रहा है, पॉन्ड, बियॉन्ड, ये भी बी है, सिमिलर साउंड कर रहा है, लेकिन बियॉन्ड जोन्स नहीं, अलग, तो ए हो ही नहीं सकता। अब डिवाइस बियॉन्ड या पॉन्ड का सेम साउंड है नहीं, सिमिलर नहीं है, अलग है। जॉन्स का सिमिलर है नहीं, डिवाइस मतलब अलग ही साउंड कर रहा है, तो ये सी हो गया। नाइस, ये भी सी हो गया। अब जॉन्स ए, अगेन सेकंड स्टैंजा में भी जॉन्स स्टोन्स है। ओके, थर्ड स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में स्मॉल, ऑल, ठीक है, जॉन्स का अलग है, स्मॉल, ऑल। ओके, तो ये भी बी बी, ए बी बी बन रहा है। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम बन के आ रहा है, ए बी बी सी सी, तो हर स्टैंजा में ए बी बी सी सी आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक पोयम में जो आता है, हर एक स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम निकल के आया है, वो हर स्टैंजा में सेम आएगा। जैसे इस स्टैंजा में ए बी बी, यहाँ पे आया ना ए बी बी सी, ये है राइमिंग स्कीम। तो ये स्टैंजा में भी सेम आएगा, ये स्टैंजा में भी सेम आएगा। अच्छा, आप चेक करके देख लीजिए। सो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम इज ए बी बी सी सी, फर्स्ट वाला है ए बी सी सी, ये तो नहीं है, ए बी सी ए सी, ये भी नहीं है, ए बी ए सी सी, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, फर्स्ट वाला ए बी सी सी, तो फर्स्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या दिया है, complete the following sentence by choosing the correct answer given in the bracket. So यहाँ पे same again, the poet uses the word stones in all stanzas in order to emphasize her. तो यहाँ पे जो poet use किया है stones, हर जगह पे stone use किया है word हर स्टैंजा पे, क्यों, क्या एम्फेसाइज करना चाहता है, कौन सी वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहता है, किस बात को वो प्रूव करना चाहते हैं, तो वो दिखाना चाहता है ऑब्सेशन विद ए स्टोनी गार्डन, या फिर वो जो मिसेस जॉन्स का ऑब्सेशन दिखाना चाहता है, या फिर प्राइड इन गार्डनिंग स्किल्स का प्राइड नहीं, ऑफ कोर्स ऑब्सेशन था स्टोनी गार्डन का, क्योंकि वहाँ पे एवरीवेयर क्या दिख रहा था आपको, रॉकी गार्डन बोल सकते हैं, हर जगह रॉक स्टोन्स भरे पड़े थे वो पूरा गार्डन में, उससे पोएट जो था थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, ऑब्सेशन विद ए स्टोनी गार्डन। सो यहाँ पे द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स। इमेजरी यूज करता है, इमेजरी कैसे मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, नहीं तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे इमेजरी क्यों यूज किया था, यूजेस इमेजरी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द गार्डन का फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि रीडर जो भी पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए, विजुअल जो ये भी है इमेज उनका दिमाग में क्रिएट हो। तो यहाँ पे क्या, अंडरस्टैंड मिसेस जॉन्स लव फॉर प्लांट्स, विजुअलाइज द गार्डन पेक्यूलियर नेचर, गार्डन का पेक्यूलियर नेचर को विजुअलाइज करने के लिए वो उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है वो गार्डन को, राइट। तो आंसर इज विजुअलाइज द गार्डन्स पेक्यूलियर नेचर। पिक एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। एलिट्रेशन होता है क्या है, यूज क्यों होता है, द यूज ऑफ सेम लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। सो यहाँ पे अगर हम देखें पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है एलिट्रेशन, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिखा है ना, वी स्टूडेंट टॉक अबाउट ए फ्लावर फॉर क्वाइट ए क्वार्टर फॉर एन आवर। सो यहाँ पे जो क्वाइट ए क्वार्टर, क्यू यूज हुआ है हर बार, राइट। एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है, राइट। इलिट्रेशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड या फिर कॉन्सोनेंट साउंड लेटर एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में दिया होता है, राइट, है पुट टुगेदर। क्वाइट और क्वार्टर यहाँ पे है ना, क्या है, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, राइट। बिगिनिंग ऑफ वर्ड यूज किया ना, क्यू सही है, कॉन्सोनेंट साउंड ही है, तो इसे हम क्या है, क्वाइट ए क्वार्टर, ये क्या है, ये है एलिट्रेशन। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पिक एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम क्वाइट ए quarter. Okay, next, a refrain is a repeated line phrase that appears in each stanza. यहाँ पे क्या बोला है, refrain क्या है, refrain दिया है, refrain is a repeated line और phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem. तो हर stanza में जो appear होता है वो कौन सा है, उससे refrain कहते हैं और repeatedly use होता है, right। इस जैसे हमने कल डिस्कस किया था, repetition जो word था। सो यहाँ पे क्या था, my next door neighbor, ये हर stanza में रिपीट हुआ है, राइट, इसे कहते हैं refrain। ओके, तो आंसर इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, राइट। ओके, अब ये हो गया। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट emphasizes the difference between what is expected and what actually happens, right। कल हमने डिस्कस किया था, it often involves a situation where the outcome is the opposite of what is expected, creating a surprising or a humorous effect. For example, Mrs. Jones' excitement about her garden contrasts with the speaker's disappointment on how ordinary it is. So यहाँ पे identify the line from the poem that displays situation irony. So यहाँ पे irony कौन सा ऐसा आपको एक पोएम में से ऐसे एक लाइन निकालना है जिससे ये सिचुएशन परफेक्टली बैठा सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसेस जॉन्स का जो एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कॉन्ट्रास्ट विद द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट। जो मिसेस जॉन्स का जो एक्साइटमेंट है गार्डन को लेकर, वो स्पीकर के लिए डिसअपॉइंटमेंट था। कैसे डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हुआ जब वो गार्डन का एक्चुअल इंसिडेंट क्या था, मैं अभी यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जब बोलते हैं यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, यहाँ पे जो दिया है ना, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। सो यहाँ पे जैसे ही पता चलता है पोएट को, जैसे ही वो बोलती है कि गार्डन किधर है, तो मिसेस जॉन्स बोलती है यू आर, आप उसके ऊपर खड़े हो, तो उनको एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। कैसा डिसअपॉइंटमेंट, जैसे ही बोलते हैं यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, वो कौन सा डिसअपॉइंटमेंट था कि उनको लग रहा था गार्डन में कुछ फ्लावर्स होंगे या फिर कोई प्लांट्स, बेसिकली बहुत ग्रीनरी टाइप्स प्लांट्स होते हैं, बट वहाँ पे जाके दिखते हैं तो वहाँ पे पत्थर स्टोन्स ही थे वहाँ पे हर जगह, राइट। तो जो एक्सपेक्ट किए थे उससे एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट था, राइट। यहाँ पे वही बोला ना आयरनी, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि गार्डन कैसे होगा, जैसे प्लांट्स ऐसे होंगे, लेकिन एक्चुअली कैसा था, बिल्कुल ही उल्टा उसके। सो वो एक लाइन है यहाँ पे। एंड वो हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। सो इसको कंप्लीट करो। द वर्ड कॉन्क्रीट कैन रिफर टू डैश इन मिसेस जॉन्स गार्डन। सो यहाँ पे वर्ड कॉन्क्रीट दिया है पोएम में। सो ये क्या हो सकता है, किस लिए यूज कर सकते हैं, यूज किया है किसके लिए, द स्टोन्स एंड हार्ड सरफेस, है ना। स्टोन्स एंड हार्ड सरफेस जो पार्ट्स बना है उसके लिए यूज किया है इन जॉन्स गार्डन। द टाइटल ऑल्सो हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग एज द पोएम प्रोवाइड्स ए क्लियर और कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जॉन्स। क्या है, क्लियर और फिक्स्ड गार्डनिंग हैबिट्स, क्लियर एंड फिक्स्ड गार्डनिंग हैबिट्स बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे द टाइटल अ कंक्रीट एग्जाम्पल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक मेटाफोरिकल मीनिंग। सच वर्ड प्ले इज कॉल्ड ए पन। पन हमने डिस्कस किया था, पन होता है क्या है, पन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स और वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, क्रिएटिंग ए ह्यूमरस इफेक्ट। यहाँ पे कॉन्क्रीट का दो डिफरेंट मीनिंग्स है जो हमने कल डिस्कस किया था। सो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, I tried arguing with my pencil but it kept making sharp points. Okay, such as the idea of an actual sharp pencil points and strong argument point। या पोएट के पोएम के हिसाब से क्या हो सकता है, गार्डन मेड ऑफ concrete stones, garden made of, so यहाँ पे sharp बोला है ना, garden made of concrete stones। Okay, so यहाँ पे my pencil and I had a disagreement but we finally got to the point, refer to solving an argument and the pencil's tip। तो ये क्या है, क्लियर एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जॉन्स स्ट्रेंज गार्डनिंग स्टाइल को, यहाँ पे मिसेस जॉन्स का स्ट्रेंज गार्डनिंग स्टाइल को दिखाया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है, पोएम का ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट यानी किसी भी चैप्टर का अगर एक्सट्रैक्ट देते हैं, जैसे एक पैराग्राफ उठा के दे देते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेम ठीक उसी तरह यहाँ पे पोएम से भी एक एक्सट्रैक्ट है जो 3 स्टैंजास है। स्टैंजास में से एक स्टैंजा यहाँ पे दिया हुआ है जिसका आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड दिया जाएगा। स्टैंजा कौन सा था? माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स हैज गॉट ए नेक्स्ट डोर नेबर Mrs. Jones has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device, which Mrs. Jones think rather nice. राइट, ये एक है एक स्टैंजा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है जो हमें इसमें क्लियर करनी है। ओके, नाउ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग? Mrs. Jones' taste in gardening from the description of her garden being full of stones. यहाँ पे क्या हो सकता है? Description of her garden being full of stones. यहाँ पे inferred means यहाँ पे conclude करना होगा यहाँ पे कि क्या पता चलता है आपको? The description of her garden being full of stones suggests that Mrs. Jones has a unique and unconventional taste in gardening. Rather than having a typical garden full of flowers and grass, she prefers to fill it with stones, showing her preference for things that are out of the ordinary. Right? Now, identify whether the following statement is true or false. The garden serves as a means to reveal more about Mrs. Jones herself. True, right? The way the garden is described provides insight into Mrs. Jones' personality and preferences, making it clear that her garden reflects who she is. So answer is true. So the next is, what does the poet mean by crazy path? By crazy path, the poet means a path that is irregular or oddly shaped rather than a neat or straight walkway. Okay. What does the sundial with a strange device suggest about Mrs. Jones' personality? She has a fascination with unusual items, right? So the answer is she has a fascination with unusual items. Hopefully, she prefers traditional garden decoration. No. She is uninterested in her garden's appearance. No. She is like modern and expensive items. No. She has a fascination with unusual items, right? Next, answer the following. How does Mrs. Jones feel about her garden? Support your answer with evidence from the poem. Jones feel proud and fond of her garden. She has put a lot of efforts into arranging stones, creativity, right? Making a crazy path, a rockery, and a sundial she thinks is rather nice. She enjoys putting delicate little plants between the stones, showing she cares about even the smallest details. Next, what do you think the speaker describes the plant as being so small that they could be planted with a pin? The speaker describes the plants the speaker describes the plant as so tiny and delicate that it seems they could be planted with a pin to emphasize their small size and fragility, right? Next, what do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening style and her interaction with the speaker? Mrs. Jones is shown to be a unique and creative person, right, who values things that other might overlook. Her garden is filled with stones and tiny delicate plants rather than the usual flashy flowers, showing that she appreciates beauty, right? Subtle beauty. The poem portrays Mrs. Jones in a positive light. Support this statement. The poem portrays Mrs. Jones in a positive light by showing her as a caring and dedicated gardener. Even though her garden is full of stones, she still makes an effort to place delicate and small plants between them. This shows her patience and creativity. She also invites the speaker to look at her garden and talks warmly about a flower, which highlights her pride and enthusiasm for her hobby. Now, what does the poem tell us about the way people think differently about the world about them? The poem highlights that the people have very different perspectives on the world around them. Mrs. Jones sees beauty and significance in her collection of stones and tiny plants. She invests time and care into her garden, even though the narrator finds the plants insignificant and hard to notice, right? The narrator struggles to understand Mrs. Jones' enthusiasm for what seems ordinary or unimportant. This shows that what might seem special or beautiful to one person may appear insignificant to another, reminding us that everyone appreciates and values things in their own unique way. Okay, let us learn this thing. Select the appropriate word from the bracket that correctly replaces the underlined word in the sentence from the next text. The first word is a sundial. यहाँ पे आपको select the appropriate word from the bracket. यहाँ से एक bracket में से एक ऐसा word choose करना है that correctly replace करता है the underlined word. जो underline किया हुआ word है उसको replace करता है. So strange, यहाँ पे the sundial with a strange device. Poem के according क्या है? Strange यहाँ पे कैसे use हुआ है? Answer क्या हो सकता है यहाँ पे? Peculiar. यहाँ पे बोला है ना peculiar device है, मतलब कुछ strange device है. Which Mrs. Jones thinks rather nice. क्या? Charming, right? Mrs. Jones thinks rather charming. They are so delicate. Delicate था क्या था? Fragile, मतलब वो बहुत delicate था, बहुत fragile था.
ओके, वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड। सो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड, वेप्ट, शाउटेड, अनाउंस्ड, विस्पर्ड। विस्पर्ड तो नहीं था, यहाँ पे पूछा था ना लवली थिंग, उसने पूछा था, पोएट ने मिसेस जॉन से क्या पूछा था, वेयर इज दैट लवली थिंग। लवली थिंग क्या था यहाँ पे, फ्लावर, राइट। वो लवली सा फ्लावर कहाँ है, राइट। आई क्राइड, ऑब्वियसली क्राइड यहाँ पे दिया, मतलब रोना तो हो नहीं सकता। क्राइड का एक्चुअली मीनिंग V3 फॉर्म बोल देते हैं, क्राई का क्राइड V3, बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे यूज है, शाउट करना को भी हम क्राई कभी कभी बोल देते हैं, चिल्ला देना या फिर। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है, क्योंकि एक्सक्लेम क्या है, टू से समथिंग सडनली एंड लवली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड। यहाँ पे सरप्राइजिंग वे में पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा। ओके, द आंसर इज एक्सक्लेम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।